नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एटेक स्टडी में। और आज हम पढ़ेंगे क्लास 12th का फिजिक्स। और देखिए पूरा शुरू से आज पढ़ रहे हैं हम लोग। तो पहला चैप्टर, दूसरा चैप्टर इस तरीके से। तो क्लास 12th का फिजिक्स है, इसमें क्या क्या पढ़ना है और कैसे पढ़ना है उस बात को एक बार आप समझ लीजिए। देखिए सबसे पहले दो पार्ट में इसको पढ़ना है। एक पढ़ना है हमें विद्युत, इलेक्ट्रिकल का सेक्शन, दूसरा पढ़ना है प्रकाश। इस तरीके से दो पार्ट में फिजिक्स को पढ़ना है। एक बुक आपकी विद्युत की है पूरी, और दूसरा जो बुक है वो पूरा प्रकाश का बुक है। तो विद्युत के संबंध में दो टाइप का ये पढ़ना है, ये वाला दो टाइप में। एक तो आवेश के संबंध में और एक चुंबक के संबंध में। चुंबक के संबंध में मतलब यहाँ पे एक वैद्युत क्षेत्र बनाना है और एक चुंबकीय क्षेत्र, मतलब वैद्युत के संबंध में और चुंबकीय क्षेत्र के संबंध में। इसमें दो टाइप हमें पढ़ना है। आवेश के संबंध में ही एक बार आवेश जो होगा इसमें स्थिर होगा, यहाँ पे एक बार स्थिर होगा, और एक बार आवेश जो होगा गतिमान होगा। ये हो जाएगा। मतलब फिजिक्स को दो बुकें होंगी आपकी, एक फर्स्ट पेपर एक सेकंड पेपर। तो विद्युत में सबसे फर्स्ट पेपर है विद्युत और सेकंड पेपर है प्रकाश। एग्जाम में दोनों पेपर से मिला के आएगा, ये 35 नंबर और ये 35 नंबर का, 70 नंबर का पेपर। तो विद्युत में दो पार्ट में देखना है हमें, एक वैद्युत क्षेत्र और एक चुंबकीय क्षेत्र। तो इसमें कुछ चैप्टरों को पढ़ना है और कुछ इसमें पढ़ना है। शुरुआत वाले जितने चैप्टर आएंगे सब वैद्युत क्षेत्र में आएंगे, और लास्ट के 4 चैप्टर हैं, 3-4 चैप्टर, उसमें सब के सब चुंबक पे होगा। और देखिए वैद्युत क्षेत्र को दो टाइप से पढ़ना है, एक आवेश के रूप में ही, यानी एक बार आवेश स्थिर होगा और एक बार गतिमान होगा। सबसे पहले फिजिक्स की डेफिनेशन क्या है? भौतिक विज्ञान कहते हैं। किसे कहेंगे? तो मापने के विज्ञान को ही क्या कहना है? भौतिक विज्ञान। विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत क्या किया जाए? मापन किया जाए, किसी वस्तु को मापा जाए, तौला जाए, वही क्या है? विज्ञान है, यानी भौतिक विज्ञान है। और फिर वैद्युत क्षेत्र में जो वैद्युत स्थिर है, रुका हुआ है, इसके बारे में। तो इस चैप्टर का नाम क्या है हमारा? वैद्युत आवेश या वैद्युत स्थैतिकी करके है। इस टाइप देखिए यह है वैद्युत स्थैतिकी, ये एक पार्ट है। इलेक्ट्रोस्टैटिक कहते हैं। तो इसकी डेफिनेशन क्या हो जाएगी? तो भौतिक विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत स्थिर आवेशों के, मतलब स्थिर मतलब रुका हुआ है, ऐसे रुका हुआ है, चारों तरफ से घूम के पढ़ लेना है। तो स्थिर आवेशों के गुणों के बारे में अध्ययन किया जाए, उसे क्या कह देंगे? वैद्युत स्थैतिकी। भौतिक विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत स्थिर आवेशों के गुणों के बारे में अध्ययन करना है, उसे वैद्युत स्थैतिकी। देखिए, और दूसरा सेक्शन हमें पढ़ना है इसमें वैद्युत चालन। वैद्युत चालन मतलब चालन से समझना है चलने वाला। तो इसमें आवेश क्या होगा? चल रहा होगा। तो इसमें हमें पढ़ना है भौतिक विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत गतिमान आवेशों के, आवेश चल रहा होगा और गतिमान आवेशों के बारे में अध्ययन करते हैं, उसी को क्या कह देना है? वैद्युत चालन। तो आज से ये स्टार्ट कर रहे हैं और इसको पढ़िए पूरा आप लोग। देखिए सबसे पहले तो आता है इसमें आवेश क्या है? चार्ज कहते हैं। तो जो भी आप क्लास 10th में पढ़े हैं आवेश पूरा वही है इसमें। आवेश कहेंगे किसी वस्तु का वह गुण जिसके कारण वह किसी अन्य वस्तु को अपनी ओर आकर्षित कर ले, मतलब अट्रैक्ट कर ले, या उसको दूर भगा दे, मतलब प्रतिकर्षित कर दे, उसी गुण को क्या कहना है? आवेश। किसी वस्तु का वह गुण जिसके कारण वह अन्य किसी वस्तु को अपनी ओर आकर्षित अथवा प्रतिकर्षित करती है, वस्तु के इस गुण को आवेश कहते हैं। ये हो गया। आवेश क्या है पूछा जाएगा, तो आवेश किसी भी वस्तु का गुण हो सकता है, ये दिखाई नहीं देगा। जैसे मान लीजिए हवा है, वो दिखाई देता है, उसको केवल महसूस करते हैं। उसी तरह आवेश है, आवेश को भी केवल क्या कर सकते हैं? महसूस कर सकते हैं, प्रैक्टिकल है। मान लीजिए आपने चुंबक वाला खेल खेला है, दो चुंबक लेते हैं
और जब पास लाते हैं तो हो सकता है वो चिपक जाए, या हो सकता है वो दूर ऐसे हट जाता है। इसका मतलब क्या है कि उसके पोल जब समान होंगे, दोनों नॉर्थ पोल होगा, तो इनके बीच में प्रतिकर्षण ऐसे दूर हट जाएगा। और यहीं पे मान लीजिए अगर नॉर्थ एक जगह साउथ, तो दोनों आगे क्या होंगे, चिपक जाएंगे। तो यहाँ जहाँ चिपक गए, यहाँ पे कहेंगे प्रतिकर्षण का गुण आ गया है, चिपक गए तो आकर्षण का गुण आ गया है, अट्रैक्ट कर दिया है। और जहाँ दूर दूर हो गए, इसको कहेंगे प्रतिकर्षित हो गया, मतलब प्रतिकर्षण। तो ऐसे आपको डेफिनेशन बोल देना है विद्युत के रूप में, किसी वस्तु का वह गुण जिसके कारण वह अन्य किसी वस्तु को अपनी ओर आकर्षित अथवा प्रतिकर्षित करती है, आवेश कहते हैं। इसके बाद से बुक वाले डेफिनेशन से आप ऐसे बोल सकते हैं, किसी वस्तु का विद्युतीमय या चुंबकीमय हो जाने की घटना को ही क्या कहते हैं, आवेश। मतलब विद्युत की घटना जिसमें घट जाए, मतलब विद्युत धारा प्रवाह हो जाए या चुंबकीय क्षेत्र बना के वो प्रवाह हो जाए, तो उसे ही क्या कहेंगे, आवेश कहना है। कितने टाइप का होगा, तो यह 2 प्रकार का होगा, धनावेश और ऋणावेश। धनावेश और ऋणावेश 2 प्रकार का होगा, पॉजिटिव चार्ज और निगेटिव चार्ज। इसको प्लस में लिखेंगे और इसको माइनस में लिखेंगे, ये हो जाएगा। कब प्लस होगा कब माइनस होगा अभी बताते हैं उसको। पहला नंबर इसमें याद रखना है आपको, पहला तो ये हो गया कि आवेश 2 प्रकार के, धनावेश और ऋणावेश। उसके बाद से इसे क्यू से प्रदर्शित करते हैं, ये हो गया। अगला पॉइंट में इसका मात्रक क्या होगा, तो मात्रक के लिए आप एक फार्मूला समझ लीजिए। आई बराबर क्या होता है, क्यू अपान टी। आवेश प्रवाह की दर को विद्युत धारा कहते हैं, पिछला क्लास था। तो Q बराबर क्या हो जाएगा, इससे इसका गुणा हो जाएगा, तो I इंटू टी। आई से कहेंगे धारा, टी से समय, तो इसका मात्रक क्या हो जाएगा, फर्स्ट नंबर। यहाँ से एम्पियर में नापते हैं और इसको सेकेंड में, तो ये हो जाएगा एम्पियर सेकेंड। क्या बन गया, एम्पियर सेकेंड। और इसको किसने बताया था, तो कूलाम नाम के वैज्ञानिक ने बताया है। तो मात्रक इसका हो जाएगा कूलाम, C से प्रदर्शित करते हैं, ये बन जाएगा। ये एमकेएस में हो जाएगा, ये वाला जो है ये एमकेएस यूनिट में है। ऐसे ही सीजीएस में बताना चाहें तो ESU इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट, ये बन जाएगा सीजीएस में। और भी बहुत सारे होते हैं, EMU होता है, फ्रैंकलिन फैराडे, बहुत सारा होता है। सबसे बड़ा मात्रक पूछा जाएगा तो आप फैराडे कहिएगा, आवेश का सबसे बड़ा मात्रक तो फैराडे। एक फैराडे का मान होता है 96,400 कूलाम के बराबर। ठीक, ये ध्यान रखना है आपको, एक फैराडे का मान 96,400 कूलाम। तो आवेश क्या है, किसी वस्तु का वह गुण जिसके कारण वह अन्य किसी वस्तु को अपनी ओर आकर्षित अथवा प्रतिकर्षित करती है, वस्तु के इस गुण को आवेश कहते हैं। गुण को बोलना है, 2 प्रकार का होता है, धनावेश और ऋणावेश। क्यू से प्रदर्शित करते हैं, मात्रक में लिखेंगे तो एम्पियर सेकेंड लिखें या कूलाम लिखें, अधिकतर हम लोग इसी में यूज करेंगे। एमकेएस में कहेंगे तो कूलाम याद रखिएगा, सीजीएस में कहा जाएगा तो ESU इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट। एक फैराडे होता है सबसे बड़ा मात्रक, फैराडे भी मात्रक, फैराडे सबसे बड़ा मात्रक है और इसका मान 96,400 कूलाम। सबसे छोटा पूछा जाएगा तो ESU होता है, इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट। इसके आगे समझिए, देखिए आवेश की गणना कैसे करेंगे। आवेश की गणना मान लीजिए कि कोई चालक है जिस पर Q आवेश है, क्या है, Q आवेश है। तो इसमें एक इलेक्ट्रॉन इसे निकल गया या एक इलेक्ट्रॉन आ जाए, तो जब भी आएगा तो उस पर बढ़ जाएगा इलेक्ट्रॉन। कोई भी चालक है उस पर इलेक्ट्रॉन आएगा तो क्या होगा, बढ़ जाएगा, और इलेक्ट्रॉन जाएगा तो इलेक्ट्रॉन की कमी। तो यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन की कमी हो या फिर क्या हो, अधिकता हो, कमी या अधिकता हो, तो इसको हम लोग कहेंगे Q बराबर 1 इलेक्ट्रॉन, ऐसे बोल देना है। 2 की होगी बच्चा, 2 की और कमी या अधिकता तो Q बराबर 2 इलेक्ट्रॉन बोल देना है, E से इलेक्ट्रॉन समझना है। 3 की होगी, मान लीजिए 3 इलेक्ट्रॉन आ गया तो 3 हो जाएगा, और प्लस माइनस के रूप में बोलते चलना है, 3 इलेक्ट्रॉन। ऐसे ही मान लीजिए 4 हो तो Q का मान कितना हो जाएगा, 4 इलेक्ट्रॉन। ऐसे ही N हो, क्या हो जाए, N इलेक्ट्रॉन हो, अब वो पता नहीं है कितना है तो यहाँ बोल देंगे Ne। और बताएं आवेश 2 प्रकार का होगा तो प्लस और माइनस दोनों में हो सकता है, तो Q बराबर
प्लस माइनस एन ई, जहाँ क्यू क्या है चालक पर आवेश, एन क्या है इलेक्ट्रॉनों की संख्या और ई क्या है इलेक्ट्रॉन पर आवेश। किसी भी आवेश की गणना में जब एक इलेक्ट्रॉन निकलेगा तो क्या होगा कमी, एक इलेक्ट्रॉन आएगा तो अधिकता, तो कमी अधिकता दोनों ही पॉसिबिलिटी है। तो क्यू का मान एक इलेक्ट्रॉन, दो निकलेगा तो दो इलेक्ट्रॉन, तीन निकलेगा तो तीन इलेक्ट्रॉन, चार निकला चार। तो एन उसी तरह से कितना निकला नहीं मालूम है तो क्या लिख देंगे एन ई। इतना नोट करिए, फिर लिखते हैं कौन क्या है। अब देखिए इसी में लिख देंगे नीचे कौन क्या है। देखो फार्मूला आया है क्यू बराबर प्लस माइनस एन ई, ये आया है हमारे पास, प्लस माइनस एन इंटू ई आया है। तो यहाँ से देखिए लिख देंगे जहाँ एन का जो मान होगा, एन जो है वो क्या है इलेक्ट्रॉनों की संख्या, इलेक्ट्रॉनों की संख्या, ई जो है वो क्या है इलेक्ट्रॉन पर आवेश, पूरा आप लिखेंगे इलेक्ट्रॉन पर आवेश, और इसका मान जो है अभी बताया हूँ, कूलाम नहीं बताया है आवेश के बारे में सब, तो उन्होंने बताया कि इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन पर दोनों पर समान आवेश होता है और इस पर आवेश 1.6 इंटू 10 पावर माइनस 19 कूलाम का ऋण आवेश होता है। इलेक्ट्रॉन देखे होंगे कि ऐसे बाहरी कक्षा में गति करता है और इस पर माइनस चल जाता है, तो इलेक्ट्रॉन कैसा है तो ये ऋण आवेश होता है। और जो क्यू है इस पर तो वो तो चालक पर आवेश है, चालक पर आवेश, ये हो गया। एकदम आराम से नोट करिए लोग और समझते चलिए इसको। चलिए पूरा इरेज करते हैं। अब देखिए आवेश के संबंध में कुछ बातों को ध्यान रखेंगे, बार बार सवाल में आएगा, छोटे छोटे सवालों में आपके लिए हेल्पफुल हो जाएगा। जब भी इलेक्ट्रॉन की बोल दे इलेक्ट्रॉन की कमी, इलेक्ट्रॉन निकल गया तो इलेक्ट्रॉन मतलब माइनस वाला निकल गया तो प्लस वाला बढ़ जाएगा कि नहीं, तो यहाँ बोलेंगे वस्तु कैसी हो जाएगी, जो चालक है या वस्तु बोल सकते हैं वो कैसा हो जाएगा वस्तु, ये धनावेश होगा, कैसा होगा धनावेश होगा। और कुछ चीज़ निकल गया तो अपना द्रव्यमान के बराबर भी निकालेगा, तो वहाँ द्रव्यमान घट जाएगा, क्या होगा द्रव्यमान घटेगा, ये ध्यान रखना है आपको। इलेक्ट्रॉन की कमी होगी तो चालक या वस्तु कैसा हो जाएगा धनावेश हो जाएगा और वहाँ द्रव्यमान घट जाएगा। यही ठीक उल्टा इलेक्ट्रॉन की अधिकता हो, इलेक्ट्रॉन की अधिकता होगी तो यहाँ चालक या वस्तु पर क्या हो जाएगा ऋणावेश, क्या हो जाएगा ऋणावेश हो जाएगा और द्रव्यमान क्या होगा बढ़ जाएगा, द्रव्यमान बढ़ेगा। ये इतनी बात, इसको नोट करिए, बहुत ज़रूरी है। जब भी कह दे सवाल में इलेक्ट्रॉन की कमी तो धनावेश समझ जाना है कि चालक कैसा होगा धनावेश होगा और द्रव्यमान क्या होगा घट जाएगा। इलेक्ट्रॉन की अधिकता होगी तो चालक ऋणावेश हो जाएगा और द्रव्यमान बढ़ जाएगा। कितने के बराबर बढ़ेगा, तो इलेक्ट्रॉन का जो द्रव्यमान होता है एम ई का मान जो होता है वो 9.1 इंटू 10 पावर माइनस 31 kg होता है। ये ध्यान रखिए, बार बार सवाल में आएगा तो आप अभी याद रखिए कि इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान इतना होता है 9.1 × 10 की पावर माइनस 31 किलोग्राम। अब देखिए आवेश के बाद से एक शब्द समझिए वैद्युत क्षेत्र, फिर वापस से आवेश पे अभी आएंगे। वैद्युत क्षेत्र क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड कहते हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, तो मान लीजिए ऐसे कोई ट्रांसफार्मर आप देखे हैं तो ट्रांसफार्मर के चारों तरफ क्या लगा होता है, एक बैरिकेड लगा होता है और कहीं भी एक जगह बोर्ड पे दो किनारों पर एक लाल बोर्ड लगा के रिटर्न प्लेट की और उस पर क्या डेंजर लिख दिया जाता है, खतरा। क्यों लिखा जाता है, उसके पीछे का कारण क्या है। या फिर आप देखे हैं पोल के पास में आप देखिए कि कोई संपर्क में पहुंचा केबल के पास में जहाँ नंगे वायर लगे हुए हैं और उसके ऊपर पहुंचा तो क्या होता है वो चिपक जाता है और उसकी आकस्मिक मौत हो जाती है। तो इसका कारण क्या है, पीछे वैद्युत क्षेत्र का कारण है। मतलब एक फील्ड आ गया है, यहाँ पे केबल आ रहा है ट्रांसफार्मर में, धारा प्रवाह हो रहा है
जब भी आवेश का प्रवाह होगा तो धारा प्रवाह, और वो एक रेंज बना लेगा। मतलब क्या है कि जब कोई आवेश है तो अपने चारों ओर क्या करता है, एक अस्थायी रूप से क्षेत्र बना लेता है। मतलब उसमें कोई भी दूसरा आवेश आए, आवेश का इलेक्ट्रिकल इंस्ट्रूमेंट कोई भी जाए जिसमें धारा प्रवाह हो सकता है, तो या तो उससे धारा जाएगी या तो उसको दूर भगा देगा। मतलब आकर्षण और प्रतिकर्षण दोनों के गुण आएगा। तो हर एक आवेश के चारों ओर क्या होता है, एक क्षेत्र होता है। उसी क्षेत्र को क्या कहते हैं, क्या कहना है उसे, वैद्युत क्षेत्र। तो उस बात को लिखेंगे, किसी आवेश या आवेश समुदाय के चारों ओर का वह क्षेत्र जहाँ तक दूसरा या दूसरे आवेश को लाने पर उस पर अपना प्रभाव दिखाता हो या दिखाता है। क्या कह देना है, उसी क्षेत्र को उस दिखाता है, तो उस क्षेत्र को क्या कहना है, वैद्युत क्षेत्र। किसी आवेश मतलब एक आवेश भी हो सकता है या एक से बहुत ज़्यादा भी हो सकते हैं। तो जब कोई आवेश यानी किसी आवेश या आवेश समुदाय मतलब बहुत सारे आवेश एक से ज़्यादा हो, तो उसके चारों ओर का वह क्षेत्र जहाँ दूसरे आवेश को अपनी ओर लाने पर अपनी ओर उस पर प्रभाव दिखाए, उसी क्षेत्र को क्या कहना है, वैद्युत क्षेत्र। इतना नोट करिए। चलिए अब आगे देखिए। एक शब्द बोले हैं कि अभी आवेश पे आएंगे पीछे। तो एक शब्द है हम लोग का आवेश के संबंध में, परीक्षण आवेश क्या होता है। परीक्षण आवेश, यूनिट चार्ज कहते हैं इसको। देखिए सबसे पहले कंडीशन, ये होता नहीं है। कूलाम ने अपने सारे प्रयोगों में इसके सिर्फ कल्पना की है कि ये होगा तो ऐसा होगा, ये सिर्फ कल्पना मात्र है। तो लिखेंगे, एक अत्यंत सूक्ष्म एवं काल्पनिक आवेश एक अत्यंत सूक्ष्म एवं काल्पनिक आवेश। काल्पनिक क्यों लिखे हैं, क्योंकि होता नहीं है। जिसके खुद का कोई वैद्युत क्षेत्र न हो। वैद्युत क्षेत्र न हो, अभी बताएं वैद्युत क्षेत्र क्या है। वैद्युत क्षेत्र एक प्रकार का एरिया है जिसमें आवेश रख दिया जाए तो कोई भी दूसरा आवेश आएगा तो या तो अपने पास बुला लेगा या दूर भगा देगा, वही क्षेत्र है। तो वैद्युत क्षेत्र इसका हो ही ना, वैद्युत क्षेत्र न हो। किसी दूसरे के वैद्युत क्षेत्र का अनुभव करता है, परीक्षण आवेश कहते हैं। क्या कह देंगे उसको, परीक्षण आवेश, ये हो जाएगा। तो एक अत्यंत सूक्ष्म एवं काल्पनिक आवेश जिसका खुद का कोई वैद्युत क्षेत्र नहीं होता है, किसी दूसरे आवेश के, मतलब दूसरा आएगा तो उसको अपनी तरफ भुला लेगा, ये नहीं कर पाएगा कुछ, तो किसी दूसरे आवेश के वैद्युत क्षेत्र का अनुभव करता है, ऐसे आवेश को क्या कहना है, परीक्षण आवेश। इतना नोट करिए। फिर अगली हेडिंग समझते हैं। चलिए मिटाते हैं। अब देखिए, अब अगला हेडिंग है वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड कहते हैं वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो देखिए ये सबसे तो आसान है, ऐसे कि मान लीजिए एक एरिया है, किसी आवेश का वैद्युत क्षेत्र है, आपको पता करना है स्पेसिफिक इसी पॉइंट पे क्या है, इस पॉइंट पे क्या है, इस पे क्या है,
तो कौन बताने का काम करेगा? तीव्रता बताएगा, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो इसकी डेफिनेशन हम बोल सकते हैं कि विद्युत क्षेत्र की तीव्रता वह भौतिक राशि है, ऐसे पूरा लिखना है आपको और फिर लिखना है वह भौतिक राशि है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता वह भौतिक राशि है जो विद्युत क्षेत्र के भीतर किसी एक निश्चित बिंदु पर निश्चित बिंदु मतलब यहीं पे, तो यहीं पे बता दे वो, निश्चित बिंदु पर विद्युत क्षेत्र का मान बताती है। ठीक है, ये होता है विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता वह भौतिक राशि है जो विद्युत क्षेत्र के भीतर किसी एक निश्चित बिंदु पर विद्युत क्षेत्र का मान बताती है। क्या कहना है बालक? विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, ये हो जाएगा। इसके बाद से अगला नंबर समझिए, पहला पॉइंट, इसे ई से प्रदर्शित करते हैं। किससे करेंगे? ई से, लिख देंगे इसे ई से प्रदर्शित करते हैं। इंटेंसिटी का मतलब ई हो जाएगा, और ई बराबर फार्मूला होता है एफ अपान क्यू नॉट, एफ अपान क्यू नॉट, जहाँ क्यू नॉट जो होता है इसी को परीक्षण आवेश कहते हैं, परीक्षण आवेश। और जो एफ है ये क्या है? लगने वाला बल, लगने वाला बल। तो ऐसे मान लीजिए परीक्षण आवेश लेके आएंगे यहाँ पे और इस पर लगने वाला बल निकाल लेंगे कि विद्युत क्षेत्र के भीतर जो आवेश रखा गया यहाँ Q, ये कितना बल लगा रहा है, अपनी तरफ इसको खींच रहा है कि दूर भगा रहा है, मतलब कितना बल लगा रहा है इस पे से। उस बल को कैलकुलेट करेंगे, आप परीक्षण आवेश से भाग लगा देंगे तो उस बिंदु पर मालूम चल जाएगा कि इस स्पेसिफिक बिंदु पर, पॉइंट पर कितना है विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो हमें बोलना है कि विद्युत क्षेत्र के भीतर किसी एक बिंदु पर परीक्षण आवेश पर, देखो परीक्षण आवेश पे ही बल लगेगा, तो परीक्षण आवेश पे लगने वाले बल और परीक्षण आवेश, इन दोनों के अनुपात को विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहना है। फिर से मैं आराम से बोल दे रहा हूँ, इस बात को आप लिख लेंगे अपने जगह कॉपी पे। किसी विद्युत क्षेत्र के भीतर परीक्षण आवेश पर लगने वाला बल, किसी विद्युत क्षेत्र के भीतर किसी एक निश्चित बिंदु पर परीक्षण आवेश पर लगने वाला बल और उस परीक्षण आवेश, इन दोनों के अनुपात को ही विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहना है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। ऐसे लिख देना है आपको। अब समझिए आगे, यदि आप क्या करें कि जो परीक्षण आवेश है इसको एकांक कर दें, 1 कूलाम, तो इस कंडीशन में क्या होगा? 1 से भाग लगाएंगे तो वही आ जाएगा, E बराबर F। तो यहाँ से हमें बोलना है, एक मतलब एकांक, आवेश है तो एकांक परीक्षण आवेश, क्यू नॉट क्या है? परीक्षण आवेश। तो यहाँ 1 है तो एकांक परीक्षण आवेश। तो बोलना है विद्युत क्षेत्र के भीतर किसी एक निश्चित बिंदु पर एकांक परीक्षण आवेश पर लगने वाले बल को ही, देखो बल के बराबर हो गया है ना, तो एकांक परीक्षण आवेश पर लगने वाले बल को ही विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहना है। और विद्युत क्षेत्र की तीव्रता किसी एक बिंदु पर आती है, पूरा विद्युत क्षेत्र उस पर नहीं बताएगा, कहीं एक निश्चित जगह। तो परीक्षण आवेश के संबंध में क्या बोलेंगे? एकांक परीक्षण आवेश पर विद्युत क्षेत्र के भीतर किसी एक निश्चित बिंदु पर लगने वाले बल को ही उस बिंदु का विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। इतना नोट करिए और लिखिएगा, जैसे जैसे बोला हूं वैसे वैसे लिखना है ये आपको। अब देखिए एक बात समझिए कि E बराबर फार्मूला क्या है? F अपान क्यू नॉट, यह है F अपान क्यू नॉट। तो यहाँ से F के संबंध में यदि हम मात्रक की बात करते हैं तो मात्रक क्या होगा? तो बल है, बल का मात्रक क्या होगा? न्यूटन। आवेश है तो बताया हूँ कूलाम, तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक न्यूटन पर कूलाम। और न्यूटन की बीवी थी डाइन, तो इनका हो जाएगा डाइन पर ESU, इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट। इसको बोल देना है CGS में
और इसको बोल देना है बच्चा एमकेएस में, ये हो जाएगा। अच्छा, जो बल है उसमें एक दिशा भी होगी कि बल लगा रहा है तो इस दिशा लगा रहा है कि खींच रहा है, तो कुल मिला के ये बल जो है सदिश राशि है। बल कैसी राशि है? सदिश राशि है। इसके लिए विद्युत क्षेत्र की तीव्रता बल पर निर्भर कर रही है, तो ये भी कौन सी दिशा हो, कौन सी राशि होगी? तो हम लोग कहेंगे सदिश राशि। कहा जाए क्यों सदिश राशि है, तो आप बताएंगे क्योंकि लगने वाला बल भी क्या है आवेश पर? सदिश राशि है। इसके लिए विद्युत क्षेत्र की तीव्रता भी क्या होगी? सदिश राशि होगी। अब देखिए आगे कुछ बातों को समझिए। इसकी बीमा क्या होगी? तो बल है, यहाँ पे फार्मूला है E बराबर F/Q0। तो यहाँ आपको F की बीमा दिखा दे रहे हैं लगा के। F बराबर क्या होता है? MA होता है। M का मतलब हो जाएगा M, A का मतलब होता है LT-2। तो ये हो जाएगा, यहाँ पे लिखना चाहें तो MLT-2, ये हो गया। अब देखो Q है, Q हो Q0 हो, वही मतलब है I/T, और धारा मूल राशि है तो इसकी बीमा A और समय का T, तो ये हो जाएगा AT। तो अपान में क्या लिखेंगे हम लोग? AT, ये बन जाएगा। अब इसको ऊपर लेके जाएंगे, ऊपर लेके जाया जाए तो E का फार्मूला क्या, E का बीमा क्या बन जाएगा? E की बीमा, तो यहाँ से देखो ML है और T ऊपर गया तो इस पे एक पावर है ना जी, कितना है इस पे? एक। ऊपर जाएगा तो -1, तो यहाँ -2, यहाँ -1, तो कितना बन गया? माइनस का 3। तो यहाँ बोलेंगे MLT-3, A पे पावर कुछ नहीं है तो 1 है, यहाँ पे कुछ नहीं है तो क्या है? 1, और ऊपर जाएगा तो -1। तो बीमा क्या हो गया? MLT3 और -A-1। ये वाला ऊपर गया -3, ये गया तो -1। पढ़ना कैसे है? तो देखिए पावर कई बच्चे पढ़ते हैं, पावर नहीं पढ़ना होता, ऐसे पढ़ना MLT-3 A-1। ये ना ऐसे नहीं पढ़ देना MLT⁻³ A⁻3 पावर नहीं बोलते हैं बीमा में कभी भी, इस बात को ध्यान रखेंगे आप। तो ये नोट करिए, ये पूरा एक विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कंप्लीट हो गया, एक हेडिंग। अब देखिए, अब मैं आपको एक नियम पढ़ाता हूँ। बार बार कूलाम कर रहे हैं तो थोड़ा सा उनका नियम भी पढ़ लीजिए आप लोग। कूलाम का नियम क्या है? कूलाम का नियम, कूलाम ने सबसे पहले देखा आवेशों के बीच में यदि पूछा जाए कौन सा बल लगता है तो आप कहिएगा वैद्युत बल, क्योंकि पूरा विद्युत पढ़ रहा है। तो आवेशों के बीच में कौन सा बल लगेगा? विद्युत। कौन कौन सी प्रवृत्ति का होता है? तो आकर्षण प्रवृत्ति का और प्रतिकर्षण का प्रवृत्ति का। तो यहाँ पे आवेश है तो दो आवेशों के बीच में लगेगा बल, तो मान लेते हैं यहाँ Q1 है और यहाँ पे Q2 है, दो आवेश हो गए, और इनके बीच की दूरी हम मान लेते हैं कि क्या है? R है। इनके बीच की दूरी स्मॉल r है। तो कूलाम ने बताया कि दो आवेश परस्पर स्मॉल r की दूरी पर रखे हों तो दोनों आवेशों के बीच में लगने वाला बल, यदि दो आवेश Q1 व Q2 स्मॉल r दूरी पर रखे हों तो दोनों आवेशों के बीच लगने वाले वैद्युत बल का मान दोनों आवेशों के गुणनफल, दोनों आवेशों के गुणनफल व बीच की दूरी के गुणनफल है। दोनों आवेशों के बीच में क्या है? गुणनफल उसका। तो जो बल है वो गुणनफल के, यानी Q1 Q2 के, ऐसे कि दोनों आवेशों के बीच में लगने वाला वैद्युत बल दोनों के गुणनफल के बराबर होता है। यहाँ लिख लेते हैं, गुणनफल के बराबर व दोनों के बीच की दूरी, दोनों के बीच की दूरी
के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। अच्छा, डायरेक्ट नहीं लिख सकते हैं बराबर, यहाँ अनुक्रमानुपाती कर लेते हैं एक शब्द, अनुक्रमानुपाती। ऐसे इस नियम को बोलना है कि देखिए, दो आवेश Q1 Q2 परस्पर स्मॉल r दूरी पर रखे हों तो दोनों आवेशों के बीच में लगने वाला वैद्युत बल जो होगा दोनों आवेशों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती। तो देखो F का मान दोनों के गुणनफल चिपका के लिख दिएगा तो गुणे में हो गया। और कह रहा है कि जो बीच की दूरी है r उसके वर्ग के, तो वर्ग कर दो उसका, और उसके क्या व्युत्क्रमानुपाती, व्युत्क्रमानुपाती तो उल्टा कर देना है, तो 1/r², ये हो जाएगा F इनवर्सली प्रोपोर्शनल, या F व्युत्क्रमानुपाती है 1/r² के। इसको 1 नंबर बना लेंगे और इसको 2 नंबर, और दोनों समीकरण को संयुक्त कर देंगे समीकरण 1 व 2 से, समीकरण 1 व 2 से। तो यहाँ से F है तो F लिख देंगे प्रोपोर्शनल। देखिए ये ऊपर है, यहाँ नीचे में ऊपर 1 है तो 1 से गुणा होगा वही आ जाएगा, मतलब Q1 Q2 और नीचे r² है तो r², ऐसे बन जाएगा। तो प्रोपोर्शनल हटा देंगे तो एक नियतांक लगेगा, इन्होंने नियतांक लगा दिया 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, इसको पढ़ना है एप्सिलॉन नॉट। अभी इस पर कुछ देर में चर्चा होगी, Q1 Q2 और अपान r²। तो ये एक सुंदर सा फार्मूला बन गया हमारे पास कि F = 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बाई r²। इसको एक बार नोट करिए, फिर मैं मिटा के बताऊं इसके बारे में। अब देखिए F का जो फार्मूला आया है हमारे पास 1/, पहला नंबर आप ध्यान रखिएगा, यदि आवेश कहाँ हो, निर्वात में हो या वायु में हो, तो इस कंडीशन में F का जो फार्मूला होगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 डिवाइड बाई r², ये बन जाएगा। और यही चीज़ यदि ये माध्यम में हो, कहीं भी हो सकता है, तो यदि आवेश जो हो कहाँ हो, माध्यम में हो, माध्यम में हो, तो इस कंडीशन में 1/4 पाई तो लिखेंगे, सब कुछ वैसे ही, बस एक यहाँ लगाएंगे के जो होता है परावैद्युतांक होता है, आवेशों के बीच में लगने वाले वैद्युत बल का मान कम कर देता है। के क्या है, परावैद्युतांक। ये करता क्या है, तो दो आवेश हैं उसके बीच में लगने वाले बल के मान को क्या करता है, कम कर देता है, परावैद्युतांक कहते हैं। तो Q1 Q2 अपान r², ये हो जाएगा फार्मूला। तो जब भी परावैद्युतांक का नाम लेगा, माध्यम का नाम लेगा, तो यहाँ के लिखना है, और जब हवा या निर्वात रहेगा तो उस कंडीशन में ऐसे ही लिख लेना है। इतना नोट करिए, फिर इसके मान को बताते हैं। मिटाते हैं। अब देखिए कूलाम का नियम हो गया पूरा कंप्लीट। अब इसके बारे में थोड़ा सा समझते हैं, जहां इन्होंने प्रैक्टिकल से बताया कि 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट का जो मान होगा ये होता है 9 × 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलाम स्क्वायर। कैसे लिखा गया इस पर हम थोड़ा सा बता दें आपको। 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट है, Q1 Q2 है, और डिवाइड बाई r² है F का मान। तो इसको रोक लेते हैं, इस r² को इधर भेजिए, तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट का मान क्या हो गया, F r²। आइए ऊपर है तो नीचे चला जाएगा, तो अपान में Q1 Q2, तो इसी से मात्रक बताए हैं। देखो ये न्यूटन मीटर स्क्वायर, न्यूटन मीटर स्क्वायर, और नीचे कूलाम है तो कूलाम स्क्वायर। तो यहीं से बच्चा मात्रक बना है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट का मात्रक न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलाम स्क्वायर। यदि आप कभी भूल जाएं कि इसका मात्रक क्या होगा, तो ऐसे फार्मूला लिख के आप कैलकुलेट करके देख सकते हैं। तो ये बात याद रखिएगा। किसने बताया है, तो प्रैक्टिकल से बताया है, किसने, कूलाम ने। ऐसे हम मैथमेटिकल कैलकुलेशन से भी इसको बताएंगे कि इसका मान इतना ही। अब थोड़ी सी बातों को समझिए। सबसे पहले मैं आपको बताया हूं आवेश
तो आवेश जो है कहाँ कहाँ लगेगा और द्रव्यमान, इन दोनों के बीच में अंतर क्या है। तो आवेश जो है परिभाषा आप लिख देंगे जनरली कि दो आवेशों के बीच में वैद्युत बल लगता है, जबकि दो द्रव्यमानों के बीच में गुरुत्वाकर्षण बल लगता है। यहाँ लिखिएगा इलेक्ट्रिकल फोर्स, वैद्युत बल लिख दीजिएगा, और यहाँ लिख दीजिएगा आकर्षण बल, जिसको गुरुत्वाकर्षण के नाम से भी जाना जाता है, गुरुत्वाकर्षण बल। ये हो जाएगा वैद्युत बल और गुरुत्वाकर्षण बल। दूसरे नंबर कंडीशन में आवेश जो होता है ये पॉजिटिव भी होता है और निगेटिव भी होता है, यानी धनावेश और ऋणावेश दोनों ही होगा, जबकि द्रव्यमान जो होता है ये उदासीन होता है। द्रव्यमान जिसे मान लीजिए कि जनरली कुछ भी 4 मीटर, 5 मीटर, 10 किलो, 20 किलो ऐसे लिखा है होगा, केजी में द्रव्यमान है तो केजी में, तो 20 केजी लिखा हुआ है, तो क्या इसमें प्लस माइनस कुछ आ रहा है? कुछ नहीं आ रहा है। तो मैथ की तरह नहीं समझना है कि नहीं है तो प्लस है, ऐसा नहीं समझना है। वो कैसा है, ये उदासीन है। उसके बाद से अगला नंबर द्रव्यमान के संबंध में, ये अगला नंबर आपको ध्यान रखना है कि ये छोटी दूरी रहे, छोटी से छोटी दूरी व बड़ी से बड़ी दूरियों के बीच में क्या लगता है, तो गुरुत्वाकर्षण बल लगता है। देखिए आकाशगंगा में आप ऊपर देखेंगे तो ऐसे सूरज के चारों ओर चक्कर लगा रहे हैं ग्रह बहुत सारे, पृथ्वी लगा रही है तीसरे नंबर पे, तो ऐसे लगा रही है, तो क्या हो गई, बहुत बड़ी बड़ी दूरियां हैं, बहुत दूर हैं सब, फिर भी चक्कर लगा रहे हैं। आप बहुत ऊंचाई पे खड़े हो जाएं और नीचे कूदेंगे तो भी नीचे आ जाएंगे। तो इसका मतलब क्या है कि एक ग्रेविटेशनल फोर्स काम कर रहा है बहुत दूर तक। लेकिन आप सोचिए कि आपके घर के ऊपर से यदि कोई केबल जा रहा है कुछ ऊंचाई से और आप छत पे खड़े हो जाएं तो क्या उसके पास पहुंच पाते हैं? नहीं पहुंच पाते, बस आपको आवाज़ हल्की से सुनाई देती है। केबल में जैसे आवाज़ होता है वो उस तरीके की आवाज़ आपको सुनाई देगा, उसके स्पार्किंग की आवाज़ होती है, स्पार्किंग साउंड कहते हैं उसको। लेकिन क्या आप उसके संपर्क में आ पाते हैं? तो नहीं आ पाते हैं। तो आवेश क्या होता है, बहुत कम दूरियों के लिए होता है, बहुत कम दूरी पे काम करता है, जबकि ये वाला छोटी से छोटी दूरी से लेकर बड़ी से बड़ी दूरियों के बीच में काम करता है। तो ये आवेश का हो गया। अब एक बात समझते हैं थोड़ा सा हम लोग, और F बराबर यहाँ से क्या आया है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट और Q1 Q2/r², ऐसे आया था। और इसमें होता है F बराबर लगने वाला गुरुत्वाकर्षण बल, ये 11th क्लास का डेरिवेशन है, G m1m2/r²। किसने बताया था? तो न्यूटन ने बताया था कि दो द्रव्यमानों के बीच में लगने वाला बल के अनुक्रमानुपाती व बीच की दूरी के व्युत्क्रमानुपाती होता है। बिल्कुल उसी का फोटोकॉपी है ये। तो इसका मान क्या बताया है अभी, 9 × 10⁻9 ये बताया गया है, और इसका मान होता है 6.67 × 10⁻37, ऐसा कुछ होता है, देख लीजिएगा आप। तो ये वाला क्या है, ये प्लस में है और ये वाला माइनस में। तो ये नियतांक का मान कैसा दिख रहा है, नियतांक का मान माइनस में, इस नियतांक का मान प्लस में। तो ये वाला जो वैद्युत बल है ये प्रबल होता है। वैद्युत बल क्या होता है, बहुत ज़्यादा प्रबल, जबकि ये वाला थोड़ा सा दुर्बल होता है। ठीक है, बहुत ज़्यादा दुर्बल होता है। लेकिन दूरी के संबंध में ये बहुत दूरी, छोटी से बड़ी दूरियों पर, और ये दूरी के संबंध में बहुत कम दूरी पर काम करता है, लेकिन ये प्रबल होता है। वही कारण है कि अपने पास किसी को खींचता है तो पूरी तरह से उसको ख़त्म करके ही छोड़ता है। ठीक है, अब एक बात समझिए, चलिए अब आज के लिए बस इतना ही रखते हैं, और आपको कल से पढ़ाएंगे अगले वीडियो से वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता के बारे में। बहुत छोटे छोटे निगमन हैं, तो अभी आपको 2-3 निगमन आपको सिखाया हूँ, तो आप उसको रिवाइज करिए और एक बार आप खुद से लगाने की कोशिश करिए, और कैसा हो रहा है आप उसको बताइए कमेंट सेक्शन में कि कितना समझ में आ रहा है, क्या आपको और समझना है, इसके बारे में आप कमेंट करें।